हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ एच पी वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो हमारा मैग्नेटिज्म एंड मेटल लास्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। फर्स्ट टॉपिक है इसमें जो हमने 10th क्लास में भी थोड़ा मैग्नेटिज्म पढ़ा था, वही टॉपिक है। एंड इट इज़ द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ माइकल फैराडे एंड हेनरी। द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। सो कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे 19th सेंचुरी के, फैराडे और हेनरी के, उन पर बेस्ड है ये पूरा टॉपिक। तो उनसे हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले थे जिससे आगे मैग्नेटिज्म की थियरी, इंडक्शन की थियरी डिफाइन हुई थी। तो पहले उन एक्सपेरिमेंट्स को देख लेते हैं जल्दी से। सो थियरी इसमें बहुत सारी है, लेकिन मैं इसको समझा दूंगा बस आपको, फिर अपनी लैंग्वेज में वो नोट करनी है। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, और बहुत ईजी है इसको समझना, थियरी इसकी बहुत सिंपल है, बस थोड़ा लेंथी हो जाती है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, हमारे पास एक सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड को हमने कनेक्ट किया है एक गैल्वेनोमीटर से। इसमें कोई भी करंट सोर्स नहीं है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है और कोई भी करंट सोर्स नहीं है। इसके पैरेलल में हमने साथ में रखी है एक मैग्नेट, बार मैग्नेट, और उसकी पोलैरिटी हमने सपोज ऐसे रख ली है। ओके, तो ये है हमारे पास। अब इस बार मैग्नेट को जब हम इस सोलेनॉइड में मूव कराते हैं तो कुछ इसमें चेंजेस आते हैं, वो हमने देखे हैं, वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। सो चेंजेस क्या आते हैं, बहुत सिंपल है। जब बार मैग्नेट को आप सोलेनॉइड के अंदर मूव कराते हो तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करता है, और इसका मतलब यह है कि उसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है। तो करंट क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि मैग्नेट के मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और करंट जनरेट हो रही है, इंड्यूस हो रही है। तो ये जो करंट जनरेट होती है इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, या जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज है, वो कुछ और नहीं है, सिर्फ वोल्टेज ही है। यानी हमारे पास वोल्टेज और करंट जनरेट हो रही है। सो इसको समझाने के लिए पूरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करता है। इसकी थियरी में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखोगे आपके पास क्या है, वी हैव अ सोलेनॉइड connected to a galvanometer and a bar magnet as shown in figure. ओके, अब प्रोसेस क्या होता क्या है इसमें वो देखते हैं। वैसे मैंने बताया था अभी, लेकिन उसको अब सेम चीज़ को लिखना है हमें। सो व्हेन the bar magnet and coil come towards each other, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों चल रहे हों। इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में एक रिलेटिव वेलोसिटी है जो एक दूसरे को, इन दोनों को क्लोज लेके आ रही है। अब उसमें हो सकता है कि इस कॉइल चल रहा हो, मैग्नेट ना चल रहा हो सकता है मैग्नेट चल रहा हो, कॉइल ना चल रहा हो सकता है दोनों चल रहे हो। तो कुछ भी हो सकता है, हमें बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी है जो इनको क्लोज ला रही है। व्हेन द बार मैग्नेट एंड कॉइल मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स, तो which shows there is a current flowing in the circuit, that there is a current induced in the circuit, which shows a current is induced in the circuit. ओके, अब डायरेक्शन का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में मेन पार्ट नहीं था, फिर भी मैं समझा देता हूँ, आगे आएगी डायरेक्शन, तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो हमें इसके लिए बस ये रखना है, आगे एक लॉ आएगा लेंज लॉ, वो हमें ये बताता है कि आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो जिससे फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वो प्रोसेस हमेशा रोकने की कोशिश करेगी। जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसकी वजह से जो करंट जनरेट हो रही है या ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो उस चेंज को रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो करंट जनरेट हो रही है वो इस मैग्नेट के इस तरफ मोशन करने की वजह से हो रही है, या कॉइल के दूसरी तरफ मोशन करने की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होगा वो इस टाइप से होगा कि वो इस मोशन को रोकने की कोशिश करे। तो इस मोशन को अगर रोकना है तो ये यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्थ पोल को बनना पड़ेगा ताकि वो रिपल्शन करे और इस मोशन को रोकने की कोशिश करे। और नॉर्थ पोल का मतलब होता है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी, तो यहाँ पे इस पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज करंट जानी चाहिए, यानी इस डायरेक्शन में करंट होगी। तो करंट यहाँ पे ऐसे हमें मिलेगी इस डायरेक्शन में, तो हमें करंट की डायरेक्शन भी पता है इसमें। थर्ड पॉइंट,
and now when the bar magnet and coil move away from each other, the galvanometer deflects in opposite direction. ओके, सो अब यहाँ पे तीसरे पॉइंट से क्या पता चल रहा है कि अगर हम रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है. यानी अगर हम मैग्नेट को इस तरफ लेके जाएंगे तो अब ये करंट इस तरह प्रोड्यूस होगी कि वो आगे जाने को रोकेगा. तो उसके लिए इस मैग्नेट को इसे अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो अपोजिट पोलैरिटी बनेगी, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट आएगी. तो ये दो डायग्राम अलग अलग बनाना, एक मैंने रेड से शो किया, एक मैंने ब्लू से शो किया है, लेकिन आपको दो डायग्राम अलग अलग बनाने होंगे जिसमें दोनों की डायरेक्शन पता चलेगी अलग अलग. ओके, तो तीसरे केस में हमें ये पता चल रहा है कि रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से करंट की डायरेक्शन भी स्विच हो जाती है. फोर्थ पॉइंट शोज द क्विकनेस ऑफ मोशन is proportional to strength of current induced. यानी हम जितना तेज़ी से मोशन करेंगे उतना ज़्यादा करंट इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस्ड. तो एक चीज़ हमें ये भी पता चल रही है कि सिर्फ मोशन का भी रोल नहीं है, सिर्फ मोशन कितना स्ट्रांगली हो रहा है उसके हिसाब से करंट की वैल्यू भी डिसाइड होती है. एंड लास्ट पॉइंट ई इज़ there is no deflection when relative motion is zero. Relative motion between coil and magnet is zero. तो जब कॉयल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन ज़ीरो है तो वहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा. यानी हमें यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो करंट इंड्यूस हो रही है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो रिलेटिव मोशन की वजह से हो रहा है. तो पहला एक्सपेरिमेंट ये था. नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट. तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में चेंज बस इतना हुआ है कि बार मैग्नेट को हटा के एक कॉयल सोलेनॉइड हमने रख दिया है. और ऑब्वियसली हम पिछले चैप्टर्स के थ्योरी से जानते हैं कि जो एक सोलेनॉइड होता है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड का सेम रिजल्ट आना चाहिए और वही है यहाँ पे बेसिकली. सो अब हमने बार मैग्नेट की जगह एक सोलेनॉइड ले लिया है, यानी दो सोलेनॉइड है हमारे पास अब यहाँ पे. एक में करंट सोर्स नहीं लगा हुआ, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और दूसरे में करंट सोर्स लगा हुआ है. दूसरे में यहाँ पे हमारे पास एक करंट सोर्स है जो एक कांस्टेंट करंट सप्लाई कर रहा है. कांस्टेंट करंट यहाँ से सप्लाई हो रही है. ठीक है, तो फिर से वही होगा, सेम वैसे ही मोशन, सब कुछ रिजल्ट वैसे ही आएगा जैसे बार मैग्नेट की वजह से आ रहा है, क्योंकि एक सोलेनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह ही इसेंशियली बिहेव करता है. तो सब कुछ सेम रहेगा. ऑल द रिजल्ट्स विल बी सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट केस. फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन मैं लिखवा नहीं रहा इसे, आप खुद इसे नोट कर लेना इसमें. ओके, तो फर्स्ट सपोज़ यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ जा रही है. सो अगर ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ है तो ये जो करंट है यहाँ से वो करंट हमें क्लॉकवाइज फील होगी तो ये साउथ हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा. और उस केस में सपोज़ हम इसको इधर मूव कराते हैं तो इसके मोशन को रोकने के लिए ये पोल यहाँ पर नॉर्थ बनेगा अट्रैक्ट करने के लिए. तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी. तो अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी. और अगर इसका उल्टा है, हम मोशन इस डायरेक्शन में कराते हैं तो उस केस में यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा जो इसे रिपेल करने की कोशिश करेगा, यानी यहाँ पे साउथ पोल बनेगा जो रिपेल करने की कोशिश करेगा. हैंस यहाँ पे इस केस में क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी. और अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा. तो सब कुछ सेम वैसे ही है. और अगर हम बहुत क्विकली मोशन करेंगे, रिलेटिव मोशन करेंगे तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी. तो सब कुछ वैसे ही पहले केस की तरह ही है. ओके, थर्ड केस में थोड़ा सा चेंज है. In third case, we again have two solenoids.
और एक में पहले की तरह गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और दूसरे सोलेनॉइड में एक वेरिएबल सोर्स लगा हुआ है, बैटरी का वेरिएबल सोर्स लगा हुआ है करंट का, या फिर एक दूसरा तरीका हम ले सकते हैं कि हमने की लगा दी है। की का क्या रोल है वो हम देखेंगे अभी यहाँ पे। सो ये C1 कॉइल है, ये C2 कॉइल है। ओके, करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो होगी जब की को हम बंद कर देंगे। तो और यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन इन दिस केस। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट इसका, नो रिलेटिव मोशन इज देयर बिटवीन C1 एंड C2। बी पॉइंट, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, व्हेन की इज क्लोज्ड, व्हेन की K is closed, there is a momentarily deflection observed in the galvanometer, तो जैसे हम की को क्लोज करते हैं गैल्वेनोमीटर में एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आता है। मोमेंटरी का मतलब ये है कि बहुत क्विकली एक डिफ्लेक्शन आता है फिर वो ख़त्म हो जाता है, मीनिंग दिस डिफ्लेक्शन इज फॉर वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, फुल स्टॉप। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट, व्हेन की इज opened, again there is a momentarily deflection observed, a momentary deflection observed in galvanometer, but in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो पहले केस में जब की को हमने बंद किया है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, जब हमने की को ओपन किया तो एक दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, सॉरी मोशन यहाँ पे नहीं है। सो हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल रहा है, तीसरे एक्सपेरिमेंट से, कि हमें रिलेटिव मोशन की ज़रूरत नहीं है करंट इंड्यूस करने के लिए। हम करंट को चेंज करके भी करंट इंड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे करंट इंड्यूस क्यों हो रही है, क्योंकि जब हम की को क्लोज करते हैं तो करंट इमीडिएटली एक मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं जाती, थोड़ा टाइम लगता है उसे जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पर जाने में। तो वो जो चेंज हो रहा है करंट में वो दूसरे कॉइल C1 में करंट इंड्यूस कर रहा है। ऐसे जब हम की को ओपन करते हैं तो करंट रिड्यूस होती है, मैक्सिमम से ज़ीरो आती है, और उसमें जो टाइम लगता है उस टाइम के ड्यूरिंग C1 में अगेन फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होती है। तो करंट के चेंज होने की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रही है। ओके, एंड डी पॉइंट इज व्हेन करंट इज यूनिफॉर्म, there is no deflection in the galvanometer, और इसको सिर्फ की ओपन या बंद करने के बजाय हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं जो इसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। इफ़ वी इंक्रीज करंट इन C2, galvanometer deflects, and if we decrease current in C2, galvanometer also deflects but in opposite direction, and G point, and the more is the rate of change of current, the more current is induced in the other coil, more current is induced in the other coil,
और एक लास्ट पॉइंट और, द करंट keep inducing until the change in current is there, until the change in current is happening. जब तक चेंज इन करंट चल रहा है तब तक वहाँ पर करंट जो है वो इंड्यूस होती रहेगी दूसरी कॉइल में, और डायरेक्शन पहले की तरह ही आएगी, डायरेक्शन उस तरह से आएगी ताकि वो इसके रीजन को अपोज करे। तो अगर यहाँ पे करंट इंक्रीज़ कर रही है तो क्लॉकवाइज के लिए, सपोज़ यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट आती है, यानी साउथ पोल बनता है क्लॉकवाइज की वजह से, और करंट इंक्रीज़ कर रही है, तो करंट इंक्रीज़ कर रही है तो यहाँ पे साउथ पोल ही बनेगा उसको डिक्रीज़ करने के लिए, उसको रोकने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ पे करंट डिक्रीज़ कर रही है तो साउथ पोल की जगह पे वो नॉर्थ पोल बनाएगा, सॉरी यहाँ पे तो साउथ ही रहेगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाएगा अगर डिक्रीज़ कर रही है तो। इंक्रीज़ के केस में सेम, डिक्रीज़ के केस में अपोजिट। ओके, तो ये हमारे पास वो एक्सपेरिमेंट्स थे जिनके बेसिस पर फैराडे के लॉज आएंगे आगे। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने देख लिए हैं, अब आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी या फाई एम से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स वही सेम चीज़ है एसेंशियली जो हमने इलेक्ट्रिक में पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही सेम चीज़ है मैग्नेटिक फ्लक्स भी। तो सपोज़ मैं यहाँ इसके डायग्राम के लिए देखते हैं, ये कोई सरफेस सेक्शन है और यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बी वेक्टर। इस सरफेस का कोई एरिया होगा, दैट एरिया इज सपोज ए वेक्टर, इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। तो इसेंशियली फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी बी ए कॉस थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि फ्लक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी, बाकी हम कंसेप्चुअल डेफिनेशन बना के लिख देते हैं। तो इस इलेक्ट्रिसिटी में ये पूरा फिनोमेना था, बस यहाँ पे मैग्नेटिज्म का वर्ड कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चाहे मैग्नेटिज्म हो गया, तो मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। सो फाई बी यानी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ proportional to number of magnetic field lines passing through a surface, and mathematically it is equals to the, and mathematically it is equals to the scalar product of flux density B vector and plane area vector, plane area या सरफेस वेक्टर ए। तो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी। फॉर्मूला हमने देख लिया। तो ये फॉर्मूला तो एवरेज के लिए या डिस्क्रीट वैल्यूज़ के लिए है। अगर हमारे पास बहुत ये नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म एरिया या नॉन यूनिफॉर्म सरफेस, हमें वहाँ पे इंटीग्रेशन कैलकुलस यूज़ करना होगा। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फाई बी इक्वल्स टू सिग्मा बी वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर या इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसकी नेचर ऑब्वियसली स्केलर है, नेचर इज़ स्केलर, एसआई यूनिट इज़ वेबर, WB, CGS यूनिट ऑल्सो इसकी इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। CGS यूनिट इसकी है मैक्सवेल, और इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं इजीली। आप खुद सॉल्व करके देखना क्या रिलेशन आता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 वेबर इक्वल्स टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर एंड 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आना चाहिए 1 वेबर इक्वल्स टू 10⁸ मैक्सवेल।
और डायमेंशन इसकी मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, आप निकाल के देखना क्या आती है, मैंने लिखा है जो वो करेक्ट है, यानी MLT T-2 A-1। इसे कंफर्म करना ये सेम डायमेंशन आ रही है या नहीं। और इसके अलावा फॉर, एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना है, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड एंड नॉर्मल। नॉर्मल तो हमेशा ही होता है, लेकिन आउटवर्ड क्लोज सरफेस के लिए लेना है, ये याद रखना है, आउटवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। ओके, सो ये यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया।